नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रिजेश पांडे एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल मार्केट मंत्रा विद ब्रिजेश में। तो दोस्तों, स्टॉक एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका मैं स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम एक स्मॉल कैप कंपनी को डिस्कस करेंगे और उसको एनालाइज करेंगे और देखेंगे क्या ये इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी कंपनी है, क्या हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आगे का फ्यूचर इसका कैसा लगता है। दोस्तों, आज हम जिस स्टॉक को एनालाइज करने वाले हैं वो ऑटो एंड सैलरी सेक्टर की एक स्मॉल कैप कंपनी राज रतन वायर लिमिटेड है। दोस्तों, ये कंपनी आप देखेंगे तो 4,200 करोड़ की मार्केट कैप के साथ में आज के दिन पे अपने इन्वेस्टर के लिए एक वैल्यू बाय प्रोवाइड करी ऐसा लगता है। बट आज के इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे इसके बाकी सब पैरामीटर डिस्कस करेंगे, क्या इसके सब पैरामीटर्स ठीक है, उसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है या नहीं। बट दोस्तों, उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि दोस्तों इन जैसे कंटेंट बनाने के लिए हमें काफी मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर ऑन कर दीजिए सो दैट कि आगे चल के आपको ऐसे कंटेंट आपको मिलते रहे, ऐसे वीडियो आपको मिलते रहे और आप उस वीडियो को देख सकें। और आपको वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिए दोस्तों सो दैट कि आपको हमारी इन्वेस्टर कम्युनिटी को ज्यादा से ज्यादा नॉलेज स्प्रेड हो सके। तो दोस्तों, राज रतन वायर की अगर आप बात करें क्या काम करती है, किस सेक्टर में काम करती है, तो दोस्तों ये कंपनी जो है ब्रीड वायर और हाई कार्बन स्टील वायर बनाने का काम करती है। और आज के दिन पे दोस्तों अगर हम इनके देखेंगे तो इंडिया में 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और एक थाईलैंड में है, जिसमें से इनका जो इंडिया का जो मध्य प्रदेश में एक प्लांट है वो इंडिया का सबसे बड़ा और एशिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। और दूसरा प्लांट ये दोस्तों चेन्नई में सेटअप कर रहे हैं, जिसका काम ऑलमोस्ट 80% कंप्लीट हो चुका है और आने वाले समय में इस ईयर एंड तक इनका टारगेट है कि शायद वहां से कंप्लीट हो जाएगा। और वो अगर वो प्लांट कंप्लीट हो जाता है तो वहां से इनकी 70 लाख मेट्रिक टन की प्रोडक्शन की उम्मीद है, वहां से इतना वो उत्पादन करने वाले हैं। बाकी थाईलैंड की जो है दोस्तों, थाईलैंड जो है इनका ये वहां से ऑलरेडी 70,000 मेट्रिक टन ब्रीड वायर का सप्लाई करते हैं और ये थाईलैंड की सबसे बड़ी ब्रीड वायर मैन्युफैक्चरर कंपनी है। अगर हम इसकी कंपनी की हिस्ट्री की बात करें दोस्तों तो कंपनी की शुरुआत 1990 में हुई थी और आज के दिन पे ये दोस्तों देखेंगे तो दुनिया की वन ऑफ द लीडिंग ब्रीड वायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और आज के दिन पे ये दोस्तों इंडिया में 45% और थाईलैंड में 26% मार्केट शेयर के साथ में वन ऑफ द लीडिंग कंपनी बनी हुई है। तो दोस्तों, हम सबसे पहले इनका जो मेन प्रोडक्ट है ब्रीड वायर उसको समझते हैं कि ब्रीड वायर क्या है और ये कहाँ पे यूज होता है, इसका क्या यूज है। तो ब्रीड वायर का हम देखेंगे दोस्तों, तो ब्रीड वायर जो होता है, टायर जो हमारे होते हैं टायर बनाने के लिए ब्रीड वायर का यूज किया जाता है, चाहे वो टायर साइकिल के हो या कार के हो, ट्रक के हो, एयरप्लेन के हो, किसके भी ट्रक हो, टायर हो, हर टायर में ये ब्रीड वायर बनाने का यूज किया जाता है। क्योंकि ये ब्रीड वायर ही होता है दोस्तों जो टायर को मजबूती देता है और इसकी वजह से देखेंगे आप दोस्तों कि जो गाड़ियों की प्रेशर होती है या उनका लोड होता है उनके रिम से टायर पे ट्रांसफॉर्म होता है। और ये अगर बिना ब्रीड के टायर अगर रहे तो आप देखेंगे टायर आपको कोई भी गाड़ी को सपोर्ट नहीं दे पाएगा। इन शॉर्ट अगर हम बोले दोस्तों तो ये कंपनी टायर मैन्युफैक्चरर के लिए एक कंप्लीट मार्केट सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, जिससे टायर मैन्युफैक्चरर के लिए उनका टायर मैन्युफैक्चर काफी करना इजी हो जाता है और वो एक क्वालिटी टायर बना सकते हैं। अगर हम दोस्तों इनके क्लाइंट की बात करें कि इनके क्लाइंट्स कौन है टायर सेक्टर में, तो आप देखेंगे दोस्तों टायर मैन्युफैक्चर में जो भी लीडिंग ब्रांड्स हैं वो सब इनके क्लाइंट्स है। लाइक आप देख लीजिए अपोलो, आप देख लीजिए बीकेटी मतलब बालकृष्ण टायर, सीएट, एमआरएफ, मिशलिन, जेके टायर, अपोलो टायर, टीवीएस टायर, जितने भी टायर मैन्युफैक्चरर हैं टॉप के वो सब इनके क्लाइंट है दोस्तों, जिससे इस कंपनी को एक बड़ा स्ट्रेंथ मिलता है। ब्रीड वायर की अगर हम बात करें दोस्तों और टायर की बात करें तो इसमें एक एंट्री बैरियर भी है। एंट्री बैरियर ऐसा है दोस्तों कि जो भी टायर मैन्युफैक्चरर जिस ब्रीड सप्लायर को सेलेक्ट करते हैं तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है ना दोस्तों बहुत लंबा प्रोसेस है। नॉर्मली एक टायर मैन्युफैक्चरर किसी ब्रीड सप्लायर को जब सेलेक्ट करता है तो जो प्रोसेस सिलेक्शन प्रोसेस है कम से कम 2 से 3 साल का टाइम लगता है एक मैन्युफैक्चरर को सिलेक्ट करने, एक ब्रीड सप्लायर को सिलेक्ट करने के लिए। और इसी वजह से आप देखेंगे दोस्तों नए प्लेयर अगर आप इस सेक्टर में आना चाहते हैं तो उनके लिए जो यही पॉइंट है ना वो एंट्री बैरियर बन जाता है। कि अगर आप नए प्लेयर हो इस सेक्टर में और आप इसमें चलना चाहते हो तो आप किसी भी टायर मैन्युफैक्चरर के पास जाओगे और उसको अप्लाई करोगे 2 से 3 साल तो आप खाली इस प्रोसेस में लग जाएगा कि वो वहां से अप्रूवल आएगा हाँ या ना।
खाली ये चीज में 2 से 3 साल लग जाएंगे दोस्तों। और यही कारण है, आप देखेंगे कि जो राजरत्न वायर टायर है, इसका 85% रेवेन्यू जो आता है, इनके जो 5 साल या उससे ज्यादा पुराने ब्रांड है उनसे 85% रेवेन्यू जनरेट करते हैं। अब दोस्तों हम राजरत्न वायर के दूसरे प्रोडक्ट हाई कार्बन स्टील वायर प्रोडक्ट को समझते हैं कि ये क्या है और इसका कहाँ पे यूज होता है, किस किस प्रोडक्ट में और कहाँ पे इसकी जरूरत पड़ती है। तो आप देखेंगे दोस्तों, हाई कार्बन स्टील का यूज होता है अलग अलग प्रोडक्ट में किया जाता है, जिसमें आपके सामने जो इमेज आ रही है आप उसमें देख सकते हैं कि अलग अलग प्रकार की स्प्रिंग, चाहे हाई प्रेशर हो या लो प्रेशर हो, जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्लांट्स में मशीनरी में यूज किया जाता है, वो स्प्रिंग बनाने में इसका हाई कार्बन स्टील का यूज किया जाता है। प्लस इसके अलावा दोस्तों जो इसका यूज होता है, जो हमारे सोफा होते हैं या बेड्स होते हैं, उनके जो स्प्रिंग्स बनाने के लगते हैं जो उसमें सोफास में, वहां पे भी इसका यूज किया जाता है दोस्तों। प्लस इसका यूज जो स्टील फाइबर बनाना होता है उसमें यूज किया जाता है। और इसका दोस्तों हाई जो कार्बन रोप होते हैं, जो कार्बन अपना स्टील रोप होते हैं, उसमें भी इसका यूज किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि आपने बिजली के खंभों में देखा होगा कि बिजली के खंभों में वायर लगे रहते हैं दोस्तों, वो जो वायर बनता है वो इसी मटेरियल से बनाया जाता है जो राजरत्न वायर सप्लाई करता है। तो दोस्तों अब हम राजरत्न वायर के फाइनेंशियल की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या राजरत्न वायर के फाइनेंशियल इतने स्ट्रांग है कि आगे चल के अपने इन्वेस्टर को अच्छा रिटर्न डिलीवर कर सकते हैं। इनका सबसे पहले दोस्तों अगर हम रेवेन्यू देखें तो रेवेन्यू में आप देखेंगे पिछले 5 क्वार्टर में, हम 5/2022 के क्वार्टर में अगर देखें तो इनका जो टोटल रेवेन्यू था 247 करोड़ था, और जून क्वार्टर में ये थोड़ा बढ़ के 251 करोड़ हो गया, और सितंबर 22 के क्वार्टर में आप देखेंगे तो 251 से घट करके 224 करोड़ हो गया, और दिसंबर 2022 के क्वार्टर में देखेंगे तो ये 224 से घटकर 199 करोड़ हो गया, और मार्च 2023 का जो क्वार्टर है दोस्तों अगर आप इसमें देखेंगे तो ये 219 करोड़ है, जहाँ पे 119 से करीब 20 करोड़ की इनकी बढ़ोतरी दिखी दोस्तों रेवेन्यू में। अब दोस्तों अगर हम इनके प्रॉफिट की देखें कि नेट प्रॉफिट में कैसा क्या है इनका, तो नेट प्रॉफिट हम देखेंगे दोस्तों तो मार्च 2022 में इनका जो नेट प्रॉफिट था वो करीब 37 करोड़ का था, जून 2022 में इनका जो प्रॉफिट था 34 करोड़ का, सितंबर 2022 में देखेंगे 23 करोड़, दिसंबर क्वार्टर में आप देखेंगे 22 करोड़, और मार्च क्वार्टर देखेंगे तो 20 करोड़। तो इसमें अगर हम देखेंगे दोस्तों पिछले 5 क्वार्टर से इनका रेवेन्यू भी घट रहा था, हालांकि रेवेन्यू इनके मार्च क्वार्टर में तो बढ़ गया, बट नेट प्रॉफिट जो है दोस्तों ये लगातार इनका गिरते जा रहा है और ये कम होते जा रहा है। फ्रॉम दिसंबर पिछले साल मार्च 2022 से देखें तो ये मार्च 2023 तक में इनका रेवेन्यू में ऑलमोस्ट आप देखेंगे करीब करीब 47% की गिरावट है। और दोस्तों इनके जो रेवेन्यू में और प्रॉफिट में गिरावट है, यही सेम पैटर्न इनके आप प्राइस एक्शन में देखेंगे, आपके सामने जो चार्ट है इनका पिछले 3 साल का, आप उसमें भी देख सकते हैं कि इसके प्राइस में भी आप देखेंगे तो वहां से लगातार गिरावट है, और इसका प्राइस भी अपने हाई से ऑलमोस्ट 50% तक डाउन हो चुका है, जहां पे इसका लाइफ टाइम हाई 1450 के आसपास में बना था, आज ये स्टॉक 800 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। बट दोस्तों इसके पहले पिछले 2 साल में इसने अपने इन्वेस्टर को बहुत ही जबरदस्त रिटर्न दिया है, स्पेशली कोविड के बाद। आप कोविड में देखेंगे दोस्तों जिसका भाव 70-75 रुपए के आसपास में था, और वहां से जो स्टॉक ने टर्न मारी और जो उसने ग्रोथ दिखाई, तो वहां से दोस्तों आप 2 साल में देखेंगे तो स्टॉक 700 से 70 रुपए से 1400 रुपए तक चला गया था, और अपने निवेशकों को जबरदस्त रिटर्न मिला। बट वहां से दोस्तों जैसे 1400 गया, वहां से इसका शायद प्रॉफिट का भी पीक बन गया, और जो भी कारण थे अब ये स्टॉक प्राइसेस में लगातार नीचे आ रहा है, और आप देख सकते हैं आज के दिन पे 800 रुपए के आसपास में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों इनके जो रेवेन्यू में और प्रॉफिट में इतने जो शार्प डिक्लाइन है, इतना लगातार पिछले 4-5 क्वार्टर से गिर रहा है, तो इसका इन्होंने एक्सप्लेनेशन अपने एक इन्वेस्टर मीट में दिया था, जिसमें आपके सामने स्लाइड है जो आप देख सकते हैं। इसमें इन्होंने बताया था कि ये जो इनका प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों गिरा, इसका मेन कारण है इनका थाईलैंड का बिजनेस। इनका कहना था कि थाईलैंड में जो था वहां से जो बाहर के यूरोपियन कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं, तो वहां पे जो टायर की डिमांड थी काफी म्यूटेड थी, काफी कम थी, और जिसकी वजह से इनके प्रॉफिट मार्जिन और रेवेन्यू में हिट मिला। दूसरा दोस्तों इनका ये भी कहना था कि जो ब्लीड वायर है सप्लाई है, इसमें काफी कम इंटेंस कंपटीशन है, जिसकी वजह से इनको वहां पे अपने मार्जिन के साथ में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, और सब हुआ, और इसी कारण उन्होंने दोस्तों आगे के लिए बोल रहे हैं कि हम आगे और एफिशिएंटली काम करेंगे और अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ाएंगे। बाकी दोस्तों अगर हम इनके देखो जो प्रेजेंटेशन में उन्होंने अपनी फाइनेंशियल
प्रेजेंटेशन दी है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि आप अगर आप देखेंगे इनका बिजनेस का जो ब्रेकअप इन्होंने दिया है, इंडिया बिजनेस और थाईलैंड बिजनेस, उसमें देख सकते हैं आप दोस्तों, थाईलैंड का बिजनेस जो है उसमें ईयर ऑन ईयर उनका 16% का डिक्लाइन है रेवेन्यू में, जबकि आप इंडिया बिजनेस देखेंगे, इंडिया में इनका 9.2% का ग्रोथ है। और सेम दोस्तों आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी देखेंगे, तो वहां पे 14% और 19% की गिरावट है रेस्पेक्टिवली। और ये जो इफेक्ट इनको आई है, ये मेनली थाईलैंड के बिजनेस की वजह से आया है। तो मैं आपके सामने जो स्लाइड है आप उसमें देख सकते हैं कि वो बोल रहे हैं कि आने वाले समय में 2024 में देख रहे हैं कि जो इनका डिमांड है, डिमांड पिकअप होता हुआ दिख रहा है, स्पेशली साउथ ईस्ट एशिया और दूसरे जगहों से, और ये बड़े प्रोजेक्ट सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। इसके अलावा अगर हम इनके बात करें दूसरी चीजों की दोस्तों, तो इसमें देखेंगे कि इनका कहना है कि चाइना की इकोनॉमी भी धीरे धीरे ओपन हो रही फेज मैनर में, क्योंकि आप देखेंगे पिछले साल तक चाइना काफी समय तक लॉकडाउन में था और काफी प्रोटेस्ट के बाद चाइना की इकोनॉमी धीरे धीरे ओपन हो रही थी, उसका भी डिमांड अब धीरे धीरे बोल रहे पिकअप होगा और इसका इनको बेनिफिट मिलेगा। और साथ ही में दोस्तों इनका ये भी कहना है कि आने वाले समय में इनको इंडिया में भी टायर सेक्टर में काफी अच्छी डिमांड और ग्रोथ दिख रही है, और यूएस में भी इनको जो डिमांड है वो पिकअप करते हुए दिख रहा है, जहां से इनको उम्मीद है कि काफी अच्छी और इनको सप्लाई मिल सकती है और ऑर्डर मिल सकते हैं दोस्तों। बाकी अब दोस्तों अब हम इनके थोड़ा और फाइनेंशियल अगर देखें कि इनका बाकी इन्वेस्टमेंट के पैरामीटर पे कहाँ पे खड़ी होती है, तो दोस्तों अगर हम इनका ईपीएस की बात करें तो इनका ईपीएस जो है वो 19.7 के आसपास में आ रहा है। अर्निंग पर शेयर, आरओई रिटर्न ऑन अगर इक्विटी देखें तो 22.7 के पास में है। आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 27.30 के आसपास में आ रहा है। पीई देखेंगे 38 का है। जो पीई दोस्तों एक समय था, जैसे मैंने बताया कि उसमें जब 1400 गया था तो वहां पे इसका पीई करीब 86-87 के आसपास में पीई पहुंच गया था, वहां से पीई में भी करेक्शन हुआ है। और अगर इसमें प्राइस टू बुक की बात करें दोस्तों, तो ये प्राइस टू बुक 8.5 टाइम अपने प्राइस टू बुक ट्रेड करा। तो आने वाले समय में दोस्तों इस सेक्टर में जो ग्रोथ दिखती है उसके हिसाब से, और ये करंटली जो कंपनी डिलीवर कर रही है उसके हिसाब से ये पैरामीटर्स मुझे तो ठीक लगते हैं। और अगर इसी तरह से अगर कंपनी ने ग्रोथ किया तो आगे इनका भविष्य अच्छा हो सकता है। तो दोस्तों अगर हम इस कंपनी के आगे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की बात करें कि फ्यूचर में कंपनी कैसा परफॉर्म कर सकती है, क्या है, तो दोस्तों इस कंपनी का परफॉर्मेंस टायर सेक्टर की कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर टायर कंपनी का परफॉर्मेंस ऑटो सेक्टर के परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑटो सेक्टर में कैसा परफॉर्मेंस हो रहा है, उसके हिसाब से आप टायर की सेल्स और उनकी ग्रोथ देखेंगे, और टायर की जिस हिसाब से ग्रोथ रहेगी उसी हिसाब से आप इनकी ग्रोथ भी देखेंगे। आने वाले समय में दोस्तों हमें ऑटो सेक्टर में बहुत अच्छी ग्रोथ दिखती है। ऑटो सेक्टर हमारा इंडिया का बहुत ही अच्छा ग्रोथ कर सकता है। और दोस्तों टायर सेक्टर में एक चीज और भी होती है, गाड़ी आदमी एक बार खरीदता है, बट टायर उसमें लगातार चेंज होते रहते हैं। ऐसा नहीं है आदमी एक बार शोरूम से गाड़ी खरीद के लेके आया तो वही टायर लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा उस गाड़ी में। टायर गाड़ियों में लगातार चेंज हो रहा है। और उसमें एक स्टडी के अनुसार नॉर्मली एक पैसेंजर व्हीकल्स में, लाइक कार जो हमारी होती है, उन सब में हर एक साल में टायर चेंज करने की जरूरत पड़ती है। और जो कमर्शियल व्हीकल लाइक ट्रक्स और हेवी व्हीकल्स होते हैं उनमें हर 3 महीने में टायर चेंज करने की जरूरत पड़ती है। कोविड के बाद आप देखेंगे तो पूरी दुनिया में जो वन चाइना पॉलिसी चल रही है, जिसके हिसाब से वन चाइना पॉलिसीज को आगे फॉरवर्ड किया जा रहा है, तो उसका भी बेनिफिट इनको मिल सकता है और ये उसके बेनिफिशियरी होंगे। क्योंकि दोस्तों आप देखेंगे स्पेशली कोविड के बाद हर यूरोपियन कंट्रीज या छोटी बड़ी जो भी कंट्रीज हैं या यूएस से जो भी बड़ी कंट्रीज हैं, वो हर कोई चाइना की अल्टरनेट ढूंढ रही है। लेकिन आप दोस्तों वो कंपनियां जो चाइना +1 की कैटेगरी में आती है, वो कंपनियां आने वाले समय में अच्छा परफॉर्म करेंगी और अच्छा ग्रोथ करेंगी। और इसी दिशा में दोस्तों आप चलते देखेंगे फ्रांस की जो सबसे बड़ी टायर कंपनी है मिशलिन, उसने हाल ही में इनके साथ में टायर किया है ब्लेड वायर सप्लाई के लिए। और आगे आने वाले समय में दोस्तों और यूरोपियन कंट्रीज से इनको और यूएस कंट्रीज के जो टायर मैन्युफैक्चरर हैं उनसे इनको ऑर्डर मिल सकता है। दोस्तों जैसा मैंने बताया कि इनकी जो परफॉर्मेंस है काफी हद तक ऑटो सेक्टर के परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करेगी, ऑटो सेक्टर हमारा कैसा परफॉर्म करता है। और ऑटो सेक्टर में अगर आप देखेंगे दोस्तों, हाल ही में जैसे मैंने एक पिछला वीडियो बनाया था उसमें आपको बताया भी था कि इंडिया जापान को ओवरटेक करते हुए वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी ऑटो मार्केट बन चुका है। और साथ ही में दोस्तों आप देखेंगे कि मॉर्गन स्टैनली का एक रिपोर्ट भी है कि 2030 तक इंडिया की पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी और साथ ही 2030 तक इंडिया जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी।
अगर दोस्तों इंडिया वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेगी तो क्या होगा कि लोगों की पर कैपिटा इनकम, लोगों की कमाने की क्षमता बढ़ जाएगी। और जब दोस्तों लोगों के पास पैसा आता है तो उस पैसा, जब लोगों के पास सेविंग ज्यादा होता है तो उस कंडीशन में डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बढ़ती है। डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जैसे मैंने दोस्तों पहले भी बताया, फिर भी आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में होती है जो पैसा आदमी अपनी जरूरत की सामान जो है उसके अलावा खर्चा करता है, लग्जरी पे खर्चा करता है। इन शॉर्ट, जैसे लग्जरी क्या आएगी आपकी, आपके पास एक फ्लैट था, आपने एक और घर ले लिया। आपके पास एक गाड़ी थी, आपने दूसरी गाड़ी, उससे बड़ी गाड़ी, उससे महंगी गाड़ी ली। आप विदेश घूमने के लिए गए, आप होटल में खाना खाने के लिए जा रहे, तो मूवी के लिए जा रहे, तो ये सब जो खर्चे होते हैं ये डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग होती है। और ये तब होता है दोस्तों जब उस कंट्री में लोगों के पास पैसा हो, इन्फ्लेशन कम हो, इंटरेस्ट रेट कम हो। तो आने वाले समय में दोस्तों जिस हिसाब से इन्फ्लेशन कम हो रहा है, इन्फ्लेशन कम होगा और जो इंटरेस्ट रेट हाई है वो भी कम होगा, तो लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा खर्चा करने के लिए। तो उस कंडीशन में आप देखेंगे ऑटो सेक्टर और भी अच्छा परफॉर्म करेगा दोस्तों। साथ ही में दोस्तों आप देखेंगे हाल ही में एक और रिपोर्ट थी जिसमें ये बताया गया था कि 2030 तक इंडिया का ईवी मार्केट का जो सेल्स है वो 1 करोड़ पर ईयर को क्रॉस कर सकता है। मतलब एक साल में 1 करोड़ से ज्यादा ईवी व्हीकल्स बिकेंगी इंडिया में। अगर ऐसा होता है दोस्तों तो ये भी ऑटो सेक्टर के लिए बहुत अच्छा सिनेरियो होगा। और वो अल्टीमेटली जो उसकी जो ऑटो सेक्टर की एसेसरी कंपनी है, जो छोटी मोटी कंपनियां जो उनको अलग अलग पार्ट सप्लाई करते हैं, वो बेनिफिट होंगे। तो इस हिसाब से दोस्तों इस सब चीज को दोस्तों एनालाइज करने के बाद, कंपनी का करंट बैलेंस शीट, करंट प्रोजेक्शन और करंट ग्रोथ देखने के बाद, इस कंपनी में दोस्तों मुझे काफी अच्छा ग्रोथ नजर आता है। और लॉन्ग टर्म अगर किसी का नजरिया है 5 साल 7 साल का, तो इस कंपनी को एक बार जरूर इन्वेस्टमेंट के लिए कंसीडर कर सकता है, उसमें देख सकता है कि निवेश करना है या नहीं करना है। बाकी दोस्तों हर वीडियो में जैसे मैं बोलता हूँ, ये कोई भी रिकमेंडेशन किसी के लिए नहीं है। अगर आप इस कंपनी में निवेश करना चाहते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर कंसल्ट करें, उनसे एक इंडिपेंडेंट राय जरूर लें। और वैसे भी अगर आपको किसी भी शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई एडवाइस लेनी है तो आपको एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से ही सलाह लेनी चाहिए दोस्तों। बाकी दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में जिसमें हम कुछ और स्टॉक को एनालाइज करेंगे। तब तक के लिए सबको धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।